हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो चलिए आज मैं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूं और वो नया टॉपिक है आपके आईटीओ एग्जाम में जो आप लोग पढ़ते हैं, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में हम लोग सेक्शन 13 तक पढ़ चुके हैं, मतलब चैप्टर 3 की बात कर रहे हैं। तो उसी के रिस्पेक्ट में रिलेशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है पार्टनर्स के लिए। तो उसी के दरमियान हमने बोला था कि आपको चैप्टर 6 तक, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 6 तक आपको पढ़ना है। तो चैप्टर 3 को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो चैप्टर 3 में हम लोग जो आज देखेंगे, चैप्टर 3 में सेक्शन 14 से लेके सेक्शन 16 तक, 17 तक, ध्यान रखिएगा 17 तक इस सेक्शन को पढ़ेंगे। जैसा कि हम लोगों को पता है कि पार्टनरशिप मतलब क्या होता है। पार्टनरशिप मतलब होता है दो या दो से अधिक का कंसेंसस किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए, पर्पस के लिए क्रिएट होना। मतलब बेसिकली पार्टनरशिप जो क्रिएट होता है आइदर एट विल होता है और आइदर थ्रू रिटर्न, है ना। मतलब या तो फिक्स टर्म में हो सकता है या अनलिमिटेड टर्म में हो सकता है, या इच्छा के अनुसार हो सकता है या रिटर्न में हो सकता है। करेक्ट, मतलब इसको या तो एक्सप्रेस बोल सकते हैं या इम्प्लाइड बोल सकते हैं। तो इन सब में एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा कि इसमें मिनिमम 2 लोगों की जरूरत होता है जब भी पार्टनरशिप तैयार होता है। अब जब 2 लोगों की बात आती है तो दोनों का एक दूसरे के प्रति पार्टनरशिप के रेस्पेक्ट में, फर्म के रेस्पेक्ट में एक अटमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। मतलब ये हुआ कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल राइट्स, अटमोस्ट फेथ और कंप्लीट फेथ ऑन ईच अदर and for the benefit of the firms or for the benefit of the partnership firm, and each and every partner is the principal and agent to each other। ये भी आपने पढ़ा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए अब हम आते हैं कि हमारे लिए क्या क्या ऐसा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले देखिए, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था सेक्शन 13 जिसमें बोला गया था म्यूचुअल राइट्स एंड लायबिलिटीज, जिसमें हम लोगों ने ये भी देखा था कि अटमोस्ट फेथ की बात होती है, एक दूसरे के ऊपर फेथ करना या एक दूसरे का काम जो है एजेंट और प्रिंसिपल की तरह करना और मैक्सिमम बेनिफिट क्रिएट करने, मतलब फॉर द बेनिफिट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म के लिए क्रिएट करना। करेक्ट। तो बहुत सारी बातों को हम लोगों ने देखा, उस वीडियो को जरूर आप लोग देख लीजिएगा। अब आते हैं सेक्शन 14 जो बोलता है प्रॉपर्टी। सेक्शन 14 जो बोलता है प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। इसका मतलब क्या हुआ, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि किसको हम प्रॉपर्टी बोलते हैं, फर्म का प्रॉपर्टी बोलेंगे। अब अंडरस्टैंडिंग तो आप लोगों को क्लियर हो गया कि जब भी 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलकर कोई पार्टनरशिप क्रिएट करते हैं तो वो एक पार्टनरशिप होता है। और उस पार्टनरशिप के एग्रीमेंट के आधार पर जो कॉन्ट्रैक्ट बनता है, उस कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर जो भी जिस चीज में जिस रूप में भी कंट्रीब्यूट करता है वो पार्टनरशिप का एसेट बनता है, प्रॉपर्टी बनता है। करेक्ट। कोई पैसा दे रहा है तो वो आपका प्रॉपर्टी होता है, पार्टनरशिप का प्रॉपर्टी होता है। कोई बोला कि हम फर्नीचर दे देंगे, किसी ने बोला कि हम रॉ मटेरियल्स दे देंगे, स्टार्टिंग की पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एवरीथिंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। अब यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म का प्रॉपर्टी बेसिकली अगर ऑब्जर्व करेंगे तो पहले क्रिएट कैसे होता है, सबसे पहले कि कंट्रीब्यूशन के आधार पर, कंट्रीब्यूशन में जो जिसने दिया कंट्रीब्यूशन के आधार पे। अब ड्यूरिंग द बिजनेस में होगा परचेज के आधार पे। ओके, ड्यूरिंग द बिजनेस जो है, जो एसेट आएगा वो गुडविल के तौर पे भी आएगा। गुडविल, ये 3 चीज होता है। जैसे कंट्रीब्यूशन के आधार पे जो भी चीज कंट्रीब्यूट किया गया, फर्नीचर, मूवेबल, इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो कुछ भी कंट्रीब्यूट किया गया वो भी प्रॉपर्टी का वो भी पार्टनरशिप फर्म का प्रॉपर्टी होगा। उसी तरह से ड्यूरिंग द बिजनेस या ड्यूरिंग द कैरिंग आउट ऑफ बिजनेस ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, whatsoever is purchased, whatsoever is sold out, everything will be related to the firm। So फर्म का प्रॉपर्टी जो है या तो परचेज किया जाता है या कंट्रीब्यूट किया जाता है, और उस दरमियान जो भी क्रिएट होता है एंसिलरीज के तौर पे, इंसिडेंटली भी क्रिएट अगर होता है, दैट विल बी द पार्ट ऑफ द पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। और तीसरा जो क्रिएट होता है वो एसेट है गुडविल। गुडविल कैसे क्रिएट होता है? गुडविल ना कोई एक दूसरे को दे सकता है ना एक दूसरे से कोई ले सकता है। गुडविल इज नथिंग बट अ रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस, है ना।
जब भी आप किसी चीज को कैरी आउट करते हैं या जब भी कोई बिजनेस चलाते हैं, उस बिजनेस से जो नाम, नेम, फेम जो लोगों तक पहुंचता है ना, वो गुडविल होता है। वही अगर निगेटिव जाता तो बैड विल, है ना। तो गुडविल वही होता है जो आपके कंपनी का, पार्टनरशिप फर्म का जो रिपुटेशन ड्यूरिंग द बिजनेस क्रिएट होता है, जो आपने अच्छाई क्रिएट किया, जो लोगों तक जो आपका नाम पहुंचा, वही आपका गुडविल होता है। सो गुडविल इज नॉट कंट्रीब्यूटेड, गुडविल इज क्रिएटेड इन द कोर्स ऑफ टाइम। तो इसलिए गुडविल को कोई बोलेगा कि मैं डिफाइन कर देता हूं, ये नहीं हो सकता। गुडविल इज इंक्लूसिव एनफ, not exclusive, inclusive enough. So many things can be included in the goodwill because it is created in the course of business or in the course of time. तो ये तीनों चीज होता है, वो किसका प्रॉपर्टी होता है? पार्टनरशिप का प्रॉपर्टी। ये ध्यान रखिएगा। और ये सेक्शन 14 में दिया गया है। नेक्स्ट, इसी में इन सब का एक एक्सेप्शन होता है। एक्सेप्शन, एक्सेप्शन क्या होता है? तो इसे सोचने की जरूरत नहीं। एक्सेप्शन इज ऑलवेज विथ रिगार्ड टू द कॉन्ट्रैक्ट। अगर कॉन्ट्रैक्ट में कहा गया, पर्टिकुलर कोई पॉइंट्स रेज किया गया कि ड्यूरिंग द कैरिंग आउट द बिजनेस, परचेज से रिलेटेड जो कुछ आएगा वो पार्टनरशिप का प्रॉपर्टी होगा, लेकिन कुछ ऐसे कंडीशन दिए गए कि इन सारे परचेज में, क्योंकि कई बार ऐसा होता है पार्टनरशिप किस लिए किया जाता है? एक अंडरटेकिंग के लिए, एक एडवेंचर के लिए, और कभी कभी अनलिमिटेड एडवेंचर के लिए। तो अगर किसी एक पर्टिकुलर एडवेंचर के लिए क्रिएट किया गया पार्टनरशिप, और उसमें कहा गया कि अपार्ट फ्रॉम दिस एडवेंचर, अगर किसी और चीज का एडवेंचर इस पार्टनरशिप के थ्रू कैरी आउट होता है, तो जो भी पार्टनर क्रिएट करेगा दैट विल बी द पार्टनर्स प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि अगर आपने बिजनेस क्रिएट किया या पार्टनरशिप क्रिएट किया, मान लीजिए कि क्या बोलते हैं, कोई स्नैक्स के लिए, है ना, स्नैक्स से रिलेटेड आपने पार्टनरशिप क्रिएट किया और स्नैक्स को सेल करते हैं, है ना, रेडीमेड जो स्नैक्स सेल होता है, चिप्स है या बिस्किट है, जो भी इस तरह का चीज़ है। लेकिन इस दरमियान आपने क्या देखा कि यही पार्टनरशिप जो है वो कॉपी कलम बिजनेस का भी कुछ बिजनेस कैरी आउट किया। नो डाउट दिस इज विद रेस्पेक्ट टू द कंसेंट ऑफ द पार्टनर। लेकिन अगर वो एग्रीमेंट में लिखा हुआ था कि स्नैक्स के अलावा कोई भी एडवेंचर अगर ये पार्टनरशिप क्रिएट करता है, तो एज पर रेशियो और एज पर एग्रीमेंट जो भी पार्टनर क्रिएट करेगा या तो उसका एसेट होगा या तो उसका प्रॉफिट होगा। मीन्स की सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द पार्टनरशिप। सो अदरवाइज अगर कॉन्ट्रैक्ट में ये सब चीज एक्सेप्शंस नहीं लिखे हुए हैं, तो व्हाटसोएवर बिजनेस इज बीइंग कैरीड आउट बाय द पार्टनरशिप फर्म, दैट विल बी द पार्टनर्स प्रॉपर्टी, मतलब पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। उसके बाद आते हैं सेक्शन 15। सेक्शन 15 जो है बहुत ही रिलेवेंट होता है कि एप्लीकेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। ये तो हो गया कि भाई प्रॉपर्टी आ गया, तो इसको हम एप्लीकेशन यूज कैसे करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ द फर्म्स प्रॉपर्टी। तो ये तो क्लियर है, फर्म्स प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन कैसे होगा भाई? तो सिंपल सा चीज है कि अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में इफ्स एंड बट नहीं लिखा हुआ है, then each and every property of the firms will be utilized, will be resorted to for the benefit of the partnership firm or to carry out the business of the firm or not more than that। ऐसा नहीं है कि पार्टनरशिप का कोई, मतलब मान लीजिए पार्टनरशिप में कोई कार खरीदा गया है और उस कार का यूज एक पर्टिकुलर कोई पार्टनर कैरी आउट यूज करे पर्सनल या प्राइवेट पर्पज से, तो वो अलाउड नहीं है। वो अलाउड तब तक नहीं है जब तक कि ये सेक्शन 15 जो है कॉन्ट्रैक्ट जो बना था पार्टनरशिप का उसके एक्सेप्शन बना जाए। अदरवाइज कॉन्ट्रैक्ट में अगर लिखा हुआ ऐसा कुछ, देन इट्स ओके, इट मे बी कैरीड आउट। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो वो जो कार है जो फर्म के नाम पे है, वो कोई सेपरेटली या प्राइवेटली किसी पार्टनर के द्वारा यूज नहीं किया जाएगा। जब भी यूज किया जाएगा फॉर कैरिंग आउट द बिजनेस ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। तो इसलिए एप्लीकेशन ऑफ फर्म्स प्रॉपर्टी मतलब यही होता है कि फर्म का प्रॉपर्टी फर्म के पर्पज से, फर्म के बिजनेस के प्रॉफिट के लिए या फर्म के रेस्पेक्ट में ही यूज किया जाएगा, ना कि पर्सनल बेनिफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए, इतना क्लियर हो गया आपको। चलिए अब आते हैं हम सेक्शन 16। सेक्शन 16 क्या बोलता है कि अगर यही सारा चीज कर रहे हैं, उसी में कोई पार्टनर बोला अरे भाई साहब क्यों ना हम इसी बीच में अपना भी फायदा निकाल लेते हैं, पर्सनल बेनिफिट। सेक्शन 16 जो है वो बोलता है पर्सनल बेनिफिट। सेक्शन 16 पार्टनर्स पर्सनल बेनिफिट, पर्सनल बेनिफिट। इन दैट केस क्या होगा
अगर सेक्शन 16 पढ़ेंगे तो आपको क्लियर कट बताएगा कि कोई भी पार्टनर अगर उस बिजनेस के कैरी आउट के दरमियान अपना उसने किसी भी फॉर्म में पर्सनल बेनिफिट जनरेट किया, देन दैट प्रॉफिट विल बी कंसिडर एज द फर्म्स प्रॉफिट, ना कि उस पार्टनर का। क्यों ऐसा? क्योंकि क्या कहा गया, पार्टनरशिप जब क्रिएट होता है तो पार्टनरशिप में पार्टनर क्या होता है, एजेंट एज वेल एज प्रिंसिपल। तो आप बीइंग अ पार्टनर आप कुछ पर्सनली उससे क्रिएट कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप अपने लिए क्रिएट कर रहे हैं, बल्कि एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम यू आर वर्किंग एज एन एजेंट ऑफ द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कौन है? आपका अदर पार्टनर। उसी तरह से अदर पार्टनर अगर कुछ और काम कर रहा है, एट दैट मोमेंट यू आर द प्रिंसिपल एंड दैट पार्टनर विल बी द एजेंट। So each and every partner are agent as well as principal to themselves, तो himself, है ना। तो ये चीज को ध्यान में रखते हुए, इसलिए अगर कोई भी बेनिफिट प्रॉफिट ड्यूरिंग द बिजनेस कैरी आउट करने के दरमियान अगर आपने जनरेट किया इन द कोर्स ऑफ बिजनेस इन रेस्पेक्ट टू द बिजनेस, तो वो पार्टनर्स का प्रॉफिट माना जाएगा। हाँ, ये हो सकता है कि आपका कोई अपना स्किल है ना, कि मान लीजिए कि आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हैं या आपका इनकम टैक्स में एक पकड़ है, उसके अंतर्गत आप पार्टनरशिप को क्रिएट किया, लेकिन आपका एक स्किल है जो कि इनकम टैक्स एक्ट पे है, कंसल्टेंसी करके आपने कोई इनकम जनरेट कर लिया, दैट विल बी योर इनकम, दैट विल बी योर इनकम, नॉट द फर्म्स और पार्टनर्स इनकम। लेकिन बिजनेस के दरमियान बिजनेस से रिलेटेड ऑब्जेक्ट में कोई कमी जनरेट कर रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बोल रहा हूँ कि मान लीजिए कि एग्जाम्पल लेते हैं कि एबीसी है, एबीसी एक पार्टनरशिप फर्म बनाया गया जिसमें बोला गया कि स्टेशनरी से रिलेटेड प्रोडक्ट को हम सेल करेंगे, है ना। तो ये पार्टनरशिप फर्म बन गया। स्टेशनरी से रिलेटेड जो कुछ भी सेल परचेज हो रहा है, अब चूंकि स्टेशनरी सेल करने के लिए कहीं ना कहीं तो परचेज करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो परचेज करना पड़ेगा। अब उसमें से ये पता चलता है कि ए जो है एक डी से जो स्टेशनरी रॉ मटेरियल ये जो स्टेशनरी परचेज करता है उससे एक कमीशन के तौर पे कुछ मनी जनरेट करता है। कैसे भाई? तो ए बोलेगा कि भाई देखो, परचेज करने का जिम्मेदारी बीइंग अ पार्टनर तो हमारी है, तो हम तुमसे खरीदेंगे अपने इस पार्टनरशिप फर्म के लिए या प्रोप्राइटरशिप ये फर्म के लिए, लेकिन जितना भी सेल करते हैं उसमें हमको 5% कमीशन देना। जितना भी सेल हम करवाएंगे तुम्हारा, मतलब हम जो परचेज करेंगे उसी पे 5% क्या देना? कमीशन देना। अब मान लीजिए ए ने उसे 1 लाख का ऑर्डर दिया। अब 1 लाख फर्म ने 1 लाख पेमेंट कर दिया, किसको? डी को। अब ए ने 1 लाख पेमेंट कर दिया डी को, फिर डी ने फिर ए को 5,000 रुपया अलग से पे कर दिया, है ना, ए को पर्सनली। तो दिस 5,000 विल बी द प्रॉफिट ऑफ द फर्म, ना कि उस पार्टनर का। अब इसमें उसकी दायित्व और जिम्मेदारी क्या बनती है कि ये पार्टनर, ये जो 5,000 का लॉस हुआ क्योंकि उसने 1 लाख का सामान खरीदा, ठीक है, और 5,000 तो इसके पर्सनल पॉकेट में चला गया। दिस इज नथिंग बट अ काइंड ऑफ लॉस टू द फर्म, कि भाई अगर आप नहीं कमीशन लिए होते तो हमको 95,000 में मिलता। तो आप जो अनड्यू एडवांटेज ले रहे हैं दैट इज कमीशन। अगर कॉन्ट्रैक्ट में सच कुछ ऐसा क्वालिटी या ऐसे टर्म्स कंडीशन नहीं दिए गए हैं तो ये 5,000 विल बी कॉम्पनसेटेड टू द प्रॉफिट ऑफ द फर्म, मतलब प्रॉफिट के फर्म के प्रॉफिट में ऐड किया जाएगा। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा लिखा हुआ है कि ए जो है बहुत ही एक्सपर्ट है, बहुत पहले से परचेज करता है, ये ट्रेडिंग में एक्सपर्ट है, वो कौन से चीज को कहाँ से कितने प्राइस में, हो सकता था कि यही प्रोडक्ट जो है वो बाहर में 1,20,000 में मिल रहा होता, लेकिन ये इतना एक्सपर्ट है, इतना रिलेशन बना कर रखा है, पीआर बना कर रखा है, रेपुटेशन है कि वो 1 लाख में खरीद रहा है ना। तो भी क्या हो रहा है, पार्टनर को 20,000 का, पार्टनरशिप फर्म को 20,000 का फायदा तो हो ही रहा है ना। अब वो 1 लाख में ही खरीद रहा है, अदरवाइज थर्ड पार्टी के मार्केट में गया होता तो 20,000 और, मतलब 1,20,000 देना होता। तो इन दैट केस पार्टनरशिप के कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा होना चाहिए कि चूंकि एक स्पेशलिटी है, तो एक अपने स्किल बेस पे, अपने एक्सपीरियंस बेस पे जितना भी चीप रेट में वो दिलाएगा दैट विल बी द पार्ट ऑफ द फर्म्स परचेज, लेकिन उसके बदले में जो कमीशन मिलेगा ए को दैट विल बी द इनकम ऑफ द ए ओनली, नॉट द फर्म्स, देन इट्स ओके। तब ये ओके हो जाएगा, तब माना जाएगा कि इट इज एज पर द कॉन्ट्रैक्ट। अदरवाइज सेक्शन 16 इज क्लियरली स्पीकिंग और स्टेट्स
that any benefit or profit generated by the partner in the course of business of the partnership firm will be the profit of the firm. और ये भी आपको पता है कि हम लोग पिछले वीडियो में क्या देखे थे, अगर किसी पार्टनर के द्वारा, चूंकि पार्टनर एक एजेंट और प्रिंसिपल दोनों ही माना जाता है, उसके कारण अगर कोई पार्टनरशिप को लॉस होता है देन पार्टनर विल कॉम्पनसेट, राइट. तो ये लॉस ही होगा ना अगर कमीशन वो खा जाएंगे बीच में, तो ये कॉम्पनसेट करेंगे. उसी तरह से फर्म भी क्या दायित्व होता है, दायित्व रखता है पार्टनर्स के प्रति कि इन द कोर्स ऑफ बिजनेस में अगर पार्टनर ने कहीं एक्सपेंस किया बिजनेस के पर्पज से तो वो उस एक्सपेंस को भी कॉम्पनसेट किया जाएगा फर्म के द्वारा पार्टनर को, कि भाई होता है कहीं गया परचेज करने के लिए जाने आने का खर्चा हुआ तो फर्म विल वेयर दैट कॉस्ट. तो ये दोनों चीज एक दूसरे के प्रति, इसीलिए बोला गया कि पार्टनरशिप इज नथिंग बट द ऑटमोस्ट गुड फेथ रिलेशनशिप टुवर्ड्स ईच अदर, मतलब बेस्ट रिलेशनशिप विथ बेस्ट एडवांटेज टू द पार्टनरशिप, अटमोस्ट फेथ टू ईच अदर, यही चीज है, और कॉमन बेनिफिट ऑफ द पार्टनरशिप के रेस्पेक्ट में. क्लियर. तो किसी भी तरह का, अब यहाँ पे है कि पार्टनर्स का जो भी प्रॉफिट या बेनिफिट आएगा वो सारे के सारे जो हैं वो फर्म्स के तौर पे जाएंगे अनटिल अनलेस कि ये क्रिस्टल क्लियर कॉन्ट्रैक्ट में ना लिखा हो. अब आते हैं हम लोग सेक्शन 17. सेक्शन 17 जो बोलता है वो बेसिकली राइट्स के बारे में बोलता है, राइट्स ड्यूटीज, है ना. जैसा कि हम लोग सेक्शन 30 में भी बोले थे म्यूचुअल राइट्स, सेक्शन 13 में, उसी तरह से सेक्शन 17 में बोलता है कि 3 ऐसे सिचुएशन होंगे जहां पे राइट्स की बात होती है या ड्यूटीज की बात होती है, दोनों चेंज हो जाएगा. सेक्शन 17 राइट्स एंड ड्यूटीज के, राइट, इन रेस्पेक्ट में अभी पहले भी हमने पढ़ा, जो राइट्स एंड ड्यूटीज पहले पढ़ा वही यहां पे भी है, बस यहां बोला गया है कि 3 सिचुएशन ऐसे होंगे जहां पे फिर से राइट एंड ड्यूटीज की बात या क्वेश्चन उठ सकता है. यहां पे पहला बोला गया कि जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म चेंज होता है, जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म चेंज होता है तब. दूसरा बोलता है कि जहां पे फर्म फिक्स टर्म में, फिक्स टर्म ऑफ फर्म एक्सपायर्स. ओके. तीसरा बोलता है पर्टिकुलर एडवेंचर कंप्लीटेड. अब यहां पे देखिएगा आपको टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप भी क्लियर होगा, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप भी क्लियर हो रहा होगा. हमने पिछले वीडियो में क्या बोला था कि पार्टनरशिप जो है 2 तरीके से क्रिएट हो सकता है ना, या तो एक्सप्रेस वे में या इम्प्लाइड वे में. एक्सप्रेस मतलब रिटर्न फॉर्मेट में, इम्प्लाइड मतलब कि भाई ओरली हमने डिस्कस कर लिया कि भाई हाँ हम लोग पार्टनरशिप क्रिएट कर लेते हैं, है ना. या दूसरे ढंग से अगर सोचें तो पार्टनरशिप एट विल, मतलब अपने इच्छा, या पार्टनर फॉर फिक्स्ड पीरियड. एट विल मतलब क्या होता है कि जब तक मन कर रहा है चलाते रहेंगे पार्टनरशिप. अब फिक्स्ड मतलब होता है कि हम लिमिटेड पीरियड के लिए चलाएंगे, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, राइट. तीसरा टाइप ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है कि या तो पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए, मतलब फॉर पर्टिकुलर एडवेंचर के लिए, या अनलिमिटेड एडवेंचर के लिए, राइट. इसी 3 तरीके के पार्टनरशिप पे काम करते हैं. तो यहाँ सेम चीज है, यहाँ पे फिक्स टर्म, अगर कोई फिक्स टर्म में पार्टनरशिप क्रिएट हुआ, फर्म क्रिएट हुआ, और अगर उसका टर्म कंप्लीट हो गया, 5 साल के लिए क्रिएट हुआ था, 5 साल कंप्लीट हो गया, इन दैट केस राइट्स एंड ड्यूटीज का क्वेश्चन आएगा, है ना. तो मान लीजिए 5 साल के लिए क्रिएट किया गया और फिर भी वो फर्म कंटिन्यू कर रहा है. अब कंटिन्यू क्यों करेगा, क्योंकि कंसेंसस हो गया, कंसेंट ऑफ द ऑल पार्टनर्स क्रिएट हो गया. तो इन दैट केस क्या होगा कि ये कंटिन्यू करेगा. फिक्स टर्म 5 साल होने के बाद ही बोला 6ठा साल भी 7वां साल चलाते हैं. कॉन्ट्रैक्ट में कोई चेंज नहीं हुआ, कुछ भी नहीं, वैसे कॉन्ट्रैक्ट बना था, लेकिन कैन कंटिन्यू. इन दैट केस व्हाट विल बी द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ ईच पार्टनर. तो जो राइट्स एंड ड्यूटीज इस 5 साल पहले कंप्लीट होने के पहले माना गया था, वही ड्यूटीज एंड राइट्स विल कंटिन्यू इवन दो द पीरियड और टर्म हैज एक्सपायर्ड. क्लियर. उसी तरह से पर्टिकुलर एडवेंचर कंप्लीटेड में मतलब कि अगर कोई पार्टनरशिप क्रिएट किया कि भाई हम कि एक पर्टिकुलर, क्या बोलते हैं इसको, मान लीजिए कि ये कॉन्ट्रैक्ट लिया गया, पार्टनरशिप क्रिएट किया गया कि आपके आयकर भवन में जितने भी फर्नीचर का काम है
वो हम कंप्लीट करेंगे। ये इस बिल्डिंग में जितना भी फर्नीचर है वो सारे के सारे हम क्रिएट करेंगे और ये बनाएंगे। तो उसमें उसके लिए एक पार्टनरशिप क्रिएट हुआ। अब वो आयकर भवन का जितना भी फर्नीचर है वो कंप्लीट हो गया। तो मतलब क्या हुआ, पार्टनरशिप कंप्लीट। ऑब्जेक्टिव क्या था, एडवेंचर था। और एडवेंचर क्या था कि फर्नीचर ऑफ द आयकर भवन। तो अब जब आयकर भवन का फर्नीचर खत्म हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो जाना चाहिए एज पर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट या एग्रीमेंट। इन दैट केस ऑल्सो अगर ये वो पार्टनरशिप फिर से कंटिन्यू करता है कि चलो भाई अब जो है प्रतिष्ठा वन वाला बिल्डिंग ले लेते हैं, उसमें जितने भी फर्नीचर होंगे वो भी कैरी आउट करते हैं हम लोग उसी पार्टनरशिप के थ्रू। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पर्टिकुलर एडवेंचर ऑफ द आयकर वन इज ऑलरेडी कंप्लीटेड, स्टिल दिस पार्टनरशिप इज गोइंग ऑन। तो ड्यूटीज एंड राइट्स वही रहेगा जो पहले हुआ करता था। मतलब आयकर वन के जो फर्नीचर कंप्लीट करने के पहले हुआ था, ये उस वही ड्यूटी एंड राइट जो पार्टनर्स रहेगा वही कंटिन्यू होगा, चाहे वो किसी भी बिल्डिंग में करने के लिए चला जाए उस पार्टनरशिप के बैनर के तहत। क्लियर। और लास्ट में ये पॉइंट देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म से चेंज। जब फर्म का कोई चेंज, नॉर्म चेंज, कॉन्ट्रैक्ट चेंज, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या हुआ कि जो फर्म जिस कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर बना था उसी में चेंज आया। किस तरह का चेंज कि या तो पार्टनर, नया पार्टनर आया, या कोई पार्टनर रिटायर हो गया या डेथ हो गया, यही हो सकता है ना, या ऑल कंसेंसस से कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस जो है चेंज कर दिए गए। तो जब टर्म्स एंड कंडीशन चेंज होते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन जब चेंज होते हैं तो एग्रीमेंट में ही चेंज हो रहा है, अकॉर्डिंगली जो है सारे पार्टनर उसी के अनुसार लायबल होंगे, मतलब ड्यूटीज एंड राइट्स उसे होंगे। लेकिन जो पार्टनरशिप में कभी इनकमिंग होता है पार्टनर्स का या आउटगोइंग होता है पार्टनर्स का, रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर्स होता है, इन दैट केस कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज आता है। कब आता है? सब्सिक्वेंटली। जब एग्रीमेंट बना था तो सब्सिक्वेंटली जब भी कोई चेंज होता है कॉन्स्टिट्यूशन में तो उस चेंज के पहले जो ड्यूटी और राइट्स पार्टनर का था वही ड्यूटीज एंड राइट्स कंटिन्यू होगा, सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट। अगर कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हुआ और उसके अनुसार कुछ नया रूल्स एंड रेगुलेशन डाला गया तो वो नया रूल एंड रेगुलेशन के आधार पर राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स होंगे। क्लियर। तो ये आपका सेक्शन 17 था। तो चैप्टर 3 के अंतर्गत हम लोगों ने जो पढ़ा वो चीज यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो चैप्टर 3 जो था आपका सेक्शन 9 से लेके सेक्शन 17 तक था। अब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे चैप्टर 4। और आप लोगों को मैं आपको बता दूं कि हर एक वीडियो मतलब जिस चैप्टर पे, जैसे पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप के कंप्लीशन के बाद आपको पीडीएफ का क्वेश्चन फॉर्मेट आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लस टेलीग्राम चैनल में इसका भी पीडीएफ मिलेगा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए, और गूगल फॉर्म का सेट भी मिलेगा प्रैक्टिस करने, मॉक टेस्ट के तौर पे। वो संडे के संडे टेलीग्राम चैनल में हम शेयर करेंगे। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए जितने जल्दी हो सके, ताकि एग्जाम के पहले आप मॉक टेस्ट दे दे के आप तैयार हो जाए। सो थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड टू दिस चैनल। थैंक यू।